आज की क्लास में हम लोग कुछ डाउट क्लियर करेंगे जो होमवर्क में दिया गया था। तो सबसे पहला जो यहाँ पर डाउट का क्वेश्चन आया है वो आपका एग्जाम्पल नंबर 3 से है। ठीक है, बोले थे हम पहले कि एग्जाम्पल कंप्लीट कर लीजिएगा उसके बाद एक्सरसाइज का। तो एग्जाम्पल में जो डाउट आया है वो है पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ एग्जाम्पल नंबर 3। तो देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्लियरली n is a proper subset of W and W is a proper subset of Z and Z is a proper subset of Q and Q is a proper subset of R। n का मतलब यहाँ पर नेचुरल नंबर है, W का मतलब यहाँ पर होल नंबर है, Z का मतलब यहाँ पर क्या है, इंटीजर है। इंटीजर को I से भी लिखा जाता है, कैपिटल I से भी इंटीजर को लिखा जाता है। Q का मतलब क्या होता है, रेशनल नंबर, और R का मतलब यहाँ पर होता है रियल नंबर। ठीक है, इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा, तो इससे कंक्लूजन पहला ये निकलेगा कि अगर मान लीजिए कि n जो है वो क्या है, प्रॉपर सबसेट है। क्या है, प्रॉपर सबसेट। n जो है प्रॉपर सबसेट है, W का मतलब कि नेचुरल नंबर, ये प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर। तो इस बात से क्या कंक्लूजन निकला, तो पहला कि यह जो यहाँ प्रॉपर सबसेट है इसका मतलब कि ये नेचुरल नंबर जो है होल नंबर से क्या होगा, छोटा होगा। और हमको पता है कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और होल नंबर 0 से शुरू होता है। तो एक एलिमेंट जो है मैंने कि 0 जो है नेचुरल नंबर में नहीं होगा लेकिन होल नंबर में होगा, मतलब कि W यहाँ पर होल नंबर बड़ा होगा और इसका सेट क्या होगा, छोटा होगा। तो जब अगर पता आपको चल गया कि ये जो है नेचुरल नंबर जो है होल नंबर से क्या है, छोटा है, तो ये इसका प्रॉपर सबसेट है। लेकिन W जो है मतलब कि होल नंबर जो है इसका सबसेट हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इस बात से कंक्लूजन क्या निकला कि W जो होगा वो सबसेट नहीं होगा किसका, नेचुरल नंबर का। पहला कंक्लूजन। क्यों यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 नहीं है, यहाँ पर 0 है। ठीक है, और प्रॉपर सबसेट है तो इससे हमको ये पता चल जाना चाहिए कि ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। ठीक है, तो अगर बड़ा और छोटा रहेगा तो वहाँ पर जो होगा, मान लीजिए कि ये अगर सबसेट है तो ये बड़ा वाला जो होगा वो सबसेट नहीं होगा, क्योंकि दोनों का सबसेट होने के लिए कंडीशन है कि दोनों का इक्वल होना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, दूसरा कंक्लूजन हमसे यहाँ पर क्या निकल सकता है कि W जो है वो प्रॉपर सबसेट है किसका, Z का। तो आपको पता है कि होल नंबर में आपका क्या आ गया, तो होल नंबर में आपका जो है 0 से शुरू होकर 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक चला जाएगा। और Z इंटीजर, तो इंटीजर में क्या होता है कि इंटीजर में तो 0 भी होता है, नेचुरल नंबर मतलब कि 1 2 3 4 मतलब कि होल नंबर तो आएगा ही, लेकिन इंटीजर में जो -1 -2 है वो होल नंबर में नहीं आएगा। तो इस वजह से क्या होगा, तो इस वजह से आपका होगा कि Z जो हो जाएगा वो भी प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, वो भी सबसेट नहीं होगा। क्या होगा, सबसेट नहीं होगा किसका, होल नंबर का। किसका होगा, ये भी सबसेट नहीं होगा होल नंबर का। ठीक है ना। अब उसी तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये कंक्लूजन निकल गया कि W जो है वो सबसेट नहीं है किसका, नेचुरल नंबर का, और यहाँ पर जो है इंटीजर है वो सबसेट नहीं है किसका, होल नंबर का। तो इससे हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका यह जो होगा क्या, यहाँ पर नेचुरल नंबर जो होगा, नेचुरल नंबर वो भी आपका क्या होगा, नेचुरल नंबर भी आपका सबसेट नहीं होगा किसका, तो नेचुरल नंबर नहीं, Z आपका होगा। क्या होगा, Z जो आपका इंटीजर है वो भी आपका जो है, Z जो है ये भी आपका सबसेट नहीं होगा किसका, नेचुरल नंबर का। मतलब कि नेचुरल नंबर तो सबसेट होगा, नेचुरल नंबर जो है वो Z का सबसेट होगा। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर में आपका क्या आता है 1 2 3 4 और इंटीजर में 1 2 3 4 आता है, पॉजिटिव इंटीजर में। तो यहाँ पर Z जो है, N जो है क्या है, N जो है वो प्रॉपर सबसेट, N जो है सबसेट होगा किसका, इंटीजर का, लेकिन Z जो है वो सबसेट नहीं होगा किसका, इंटीजर का। तो यहाँ से 3 आपको क्या हो गया, कंक्लूजन निकला। पहला ये कंक्लूजन हो गया, दूसरा ही, और ये दोनों को मिला देने से हमारे पास क्या है, तो ये दोनों को मिला देने से हमारे पास आ गया कि Z जो होगा वो सबसेट नहीं होगा किसका, नेचुरल नंबर का। ये तीसरा कंक्लूजन हो गया ये दोनों की हेल्प से, क्योंकि W दोनों तरफ यहाँ पर है। तो यहाँ पर N और Z में हम रिलेशन देखेंगे, तो N और Z में रिलेशन हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या देखें कि नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट होता है Z का, मतलब कि इंटीजर का, लेकिन Z जो होता है इंटीजर वो इसका सबसेट नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर हम लिख दिए Z इज नॉट अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, मतलब कि N हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे अगर हम देखें तो देखिए W और यहाँ पर Z है, तो W और Z में तो हो गया। अब Z और Q में देखेंगे तो Z का मतलब यहाँ पर क्या है, Z का मतलब इंटीजर है, Z का मतलब यहाँ पर इंटीजर है, और Q का मतलब यहाँ पर क्या है, रेशनल नंबर। तो आपको पता है कि जितना इंटीजर होगा -1 -2 -3 माइनस इनफाइनाइट तक 0 हो गया, फिर +1 +2 +3 इनफाइनाइट तक प्लस इनफाइनाइट तक। तो जितना जो नंबर होगा, ऑल इंटीजर जो होगा वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। लेकिन
जितना रेशनल नंबर है वो इंटीजर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि रेशनल नंबर इसे 1/2 भी है, तो 1/2 ये जेड की कैटेगरी में नहीं आता है, क्योंकि 1/2 क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया, रेशनल नंबर हो गया, तो ये 1/2 इसमें नहीं आएगा, जेड में आपका नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपका कंक्लूजन निकला कि क्यू जो हो जाएगा वो सबसेट आपका नहीं होगा किसका, जेड का। ठीक है, क्यू जो हो गया वो सबसेट नहीं हुआ किसका, जेड का। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये दोनों में अगर हम देखेंगे कि जेड जो है पहले इसी में आगे देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको क्या पता चल गया कि क्यू जो है वो सबसेट नहीं होगा किसका, जेड का। अब आगे अगर हम क्यू और आर में देखेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर क्यू मतलब रेशनल नंबर हो गया और आर मतलब क्या हो गया, रियल नंबर। तो जितना रेशनल नंबर है सब के सब क्या है, रियल नंबर है। ये तो है ही कि जितना रेशनल नंबर है सब क्या है, रियल नंबर है ही। लेकिन जितना रियल नंबर है सिर्फ रेशनल नंबर ही तो नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि √2 जो है क्या है, इरेशनल नंबर है। √2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √10 हो गया, तो ये सब इरेशनल नंबर है, लेकिन रियल नंबर भी है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन आ जाएगा कि आर जो हो जाएगा, मतलब कि रियल नंबर जो हो जाएगा वो सबसेट नहीं होगा किसका, क्यू का, मतलब कि रेशनल नंबर का। तो इस तरह से हम यहाँ पर रिजल्ट निकाल लिए। अब चाहे तो इसे और ज़्यादा रिजल्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए ये दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर भी रिजल्ट आएगा क्या, कि जेड और एन, यहाँ पर क्यू और जेड को मिलाएंगे तो दोनों तरफ जेड मिल रहा है। तो हम यहाँ पर जेड और क्यू में अगर हम रिलेशन देखेंगे तो जेड और क्यू में क्या आएगा, तो जेड है इंटीजर और क्यू क्या है, तो क्यू है रेशनल नंबर। तो जितना इंटीजर है वो तो रेशनल नंबर होगा ही, जितना इंटीजर है वो तो रेशनल नंबर होगा ही। तो वहाँ से क्या आ जाएगा, इंटीजर जो है रेशनल नंबर होगा, लेकिन जितना रेशनल नंबर है वो सब के सब इंटीजर नहीं होगा। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि क्यू इज नॉट अ सबसेट ऑफ जेड, मतलब कि क्यू जो है यहाँ पर जेड का सबसेट नहीं होता। ये ऑलरेडी हम यहाँ पर लिख चुके हैं, इसको हम मिटाते हैं। यहाँ पर जो है, हाँ इससे तो यही रिलेशन आ जाएगा यहाँ पर क्या, कि जेड और क्यू में हम देखें, जेड यहाँ पर हो गया तो एन और क्यू में यहाँ पर हम देखेंगे, क्या देखेंगे, एन और क्यू में। तो एन जो यहाँ पर क्या हो गया, नेचुरल नंबर, और यहाँ पर क्यू, ध्यान समझिएगा कि यहाँ पर जेड जो है वो सबसेट नहीं है किसका, एन का। और यहाँ पर हम क्या देखें कि क्यू जो है वो सबसेट नहीं है किसका, जेड का। तो दोनों तरफ यहाँ पर क्या मिल रहा है, एन जेड यहाँ भी है और जेड यहाँ भी है। तो हमको रिलेशन किस में ढूंढना होगा, एन और क्यू में। तो एन और क्यू में क्या रिलेशन आ जाएगा, तो एन और क्यू में रिलेशन आ जाएगा यहाँ पर क्या, कि नेचुरल नंबर जो है वो सब क्या है, जितना रेशनल नंबर है सब यहाँ पर, सॉरी जितना नेचुरल नंबर है, मतलब कि 1 2 3 4 जितना नेचुरल नंबर है सब यहाँ पर क्या है, रेशनल नंबर तो होगा, लेकिन सब जो है रेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं कि क्यू इज नॉट अ सबसेट ऑफ क्या, इन हो जाएगा। तो ये भी रिलेशन आ गया। फिर आप चाहे तो किस में, फिर ये दोनों में भी करके निकाल सकते हैं रिलेशन क्या, कि ये आर इज नॉट अ सबसेट ऑफ क्यू, यहाँ पर क्यू इज नॉट अ सबसेट ऑफ क्या है, जेड है। तो यहाँ से हम रिलेशन देखेंगे किस में, तो क्यू और क्यू यहाँ पर मिला है, तो आर और जेड में देखने का प्रयास करेंगे। तो आर और जेड में अगर हम देखेंगे तो हमको पता है कि जितना जेड है सब रियल नंबर है, लेकिन सब रियल नंबर यहाँ पर जेड नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आर इज नॉट अ सबसेट ऑफ जेड। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या किए, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर हम क्या निकाले, रिजल्ट निकाले। ठीक है, आगे हम देखते हैं। तो यही सिर्फ यहाँ पर रिजल्ट निकालना था और इसमें कुछ करना नहीं था। बुक में आपको सिर्फ यही डब्ल्यू और एन का ही दिया हुआ है और सबका नहीं दिया हुआ है। हम यहाँ पर सबको अलग अलग करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि लेट ए एंड बी बी 2 सेट, मतलब कि ए और बी 2 सेट आपको दिया हुआ है, ए और बी आपको 2 सेट दिया हुआ है। देन प्रूव दैट, आपको प्रूफ करना है ए इज इक्वल टू बी, मतलब कि ए जो है वो बी के इक्वल होगा। इसको हम क्या पढ़ते हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ। इस सिंबल को हम पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ। तो याद रखिए क्या पढ़ेंगे इसको हम, जैसे इस तरह का सिंबल अगर दिया था तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, इम्प्लाई डेट पढ़ते हैं, और फिर इधर से भी एरो का साइन देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, तो यह जो दिया हुआ है ए इज इक्वल टू बी, मतलब कि सेट ए और सेट बी इक्वल होगा इफ एंड ओनली इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए। मतलब कि सेट ए और सेट बी दोनों इक्वल होगा अगर ए जो है बी का सबसेट होगा और बी जो है ए का सबसेट होगा तब। तो ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक कंडीशन से एक ए और बी को बराबर करके हम प्रूफ कर देते हैं इसको। फिर दूसरा कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये दोनों के हेल्प से हम इसको प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में आ जाएगा कि ये दोनों आपका क्या है, जो है प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं क्या, लेट कर लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू बी।
हम यहाँ पर क्या लेट कर लिए कि ए और बी तो दो सेट हमको दिया हुआ था, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या लेट कर लिए कि ए और बी इक्वल है, पहले कंडीशन से कि ए और बी को क्या कर लिए इक्वल। जब ए और बी को इक्वल कर लिए थे दोनों क्या हो गया इक्वल सेट हो गया, क्या हो गया इक्वल सेट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल सेट। इक्वल सेट का डेफिनेशन क्या होता है, तो इक्वल सेट का डेफिनेशन होता है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब कि ए का जितना एलिमेंट है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, मतलब कि वो बी में होना चाहिए, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए। यहाँ पर हम क्या लिखे, तो यहाँ पर हम लिख लिए कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, मतलब कि ए का जितना एलिमेंट है वो सब किस में है बी में है, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए, मतलब कि जितना एलिमेंट है यहाँ पर वो सब क्या आ गया, तो वो सब के सब जो है वो आ गया किस में, वो सब आ गया ए में, मतलब कि ए का टोटल एलिमेंट बी में आ गया और बी का टोटल एलिमेंट ए में आ गया, मतलब कि दोनों का एलिमेंट भी यहाँ पर क्या है सेम है। तो इससे क्या डिफिनेशन, इससे क्या हमको पता चला, तो इससे हमको ये पता चला कि ए जो होगा वो सबसेट होगा किसका बी का, और बी जो होगा सबसेट होगा किसका ए का। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, सो ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो पहले क्राइटेरिया से कि अगर हम ए और बी को इक्वल लिए तो हमारे पास प्रूफ क्या आ गया कि ए जो हो गया सबसेट हो गया बी का और बी जो हो गया सबसेट हो गया ए का। क्यों, क्योंकि सबसेट में हम जानते हैं कि सबसेट में जो है अगर ए का टोटल एलिमेंट बी में आ गया और बी का टोटल एलिमेंट अगर ए में आ गया तो वहाँ पर क्या होता है, दोनों सबसेट होता है, क्या होता है सबसेट, मतलब कि इक्वल सेट भी होगा, इक्वल सेट होने के साथ साथ क्या होगा सबसेट भी होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख दिए कि यहाँ पर हम लेट कर लिए थे पहले कंडीशन में क्या कि ए और बी दोनों इक्वल सेट है। जब इक्वल सेट है तो इसके डेफिनेशन से कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, मतलब कि ए में जितना एलिमेंट है सब वो बी में है, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए, तो यहाँ पर बी में जितना एलिमेंट है सब ए में भी है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वहाँ पर ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन से अगर हम लेते हैं नाउ, अब हम किसको लेट करते हैं, लेट ये वाला कंडीशन हम लेते हैं, ठीक है राइट साइड का। तो यहाँ पर आपका क्या है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, मतलब कि ए जो है बी का सबसेट है और बी जो है किसका सबसेट है ए का। तो यहाँ पर हम किसका डेफिनेशन से इसको हम प्रूफ करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम इक्वल सेट लिए थे, यहाँ पर हम इसको क्या ले लेंगे, तो यहाँ पर इक्वल सबसेट का डेफिनेशन लेंगे, क्या लेंगे सबसेट का। तो क्या लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ सबसेट। सबसेट का डेफिनेशन क्या होता है, तो सबसेट का डेफिनेशन होता है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, मतलब कि ए का जितना एलिमेंट है वो सब किस में आ जाना चाहिए बी में। और देखिए इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, मतलब कि ए का टोटल एलिमेंट आ गया किस में बी में, लेकिन यहाँ पर तो एक और कंडीशन दिया हुआ है कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ कि बी का जो एलिमेंट है वो भी किस में आ गया ए में। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए। यहाँ से क्या पता चल गया, तो यहाँ से पता चल गया कि बी का जो एलिमेंट है वो भी किस में है ए में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो हमको पता हो गया कि ए का सब एलिमेंट बी में है और बी का सब एलिमेंट ए में है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, सो ए इज इक्वल टू बी, क्योंकि अगर इस तरह का कंडीशन बनता है कि सब एलिमेंट ए का सब एलिमेंट बी में आ गया, बी का सब एलिमेंट ए में आ गया, तो वहाँ से भी प्रूफ आ जाएगा क्या कि ए इज इक्वल टू हो गया बी। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, तो दोनों कंडीशन को अगर हम मिला देंगे तो क्या लिखेंगे, हेंस यहाँ पर हम लिख देते हैं हेंस ए इज इक्वल टू बी, मतलब कि ए और बी इक्वल होगा इफ एंड ओनली इफ। कब, जब ए इज अ सबसेट होगा बी के और एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तभी यह क्या होगा कंडीशन ट्रू होगा, मतलब कि ए और बी इक्वल होगा कब, इफ एंड ओनली इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ये प्रूफ हो गया आपका। तो बहुत ही सिंपल सा प्रूफ था, ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं था। दोनों को यहाँ पर दोनों पार्ट लेके हम प्रूफ क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर हमको ये वाला सिंबल दिया होता है कि इफ एंड ओनली इफ, मतलब कि ये इस पार्ट से भी इसको प्रूफ करना है और इस पार्ट से भी इसको हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको कर लीजिए आप लोग नोट। हाँ, एक बात और कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ए या सबसेट ऑफ बी है लेकिन बी या सबसेट ऑफ ए नहीं है, तो वहाँ पर ए इज इक्वल टू बी नहीं होगा। ठीक है।
नोट कीजिए। आगे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 1C का है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है स्टेट इन ईच केस, मतलब कि जितना जो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है वो सब में आपको क्या करना है, स्टेट का मतलब यहाँ पर हो गया कि आपको स्टेटमेंट देना है, ठीक है। इन ईच केस वेदर मतलब यहाँ पर हो गया कि ए ये प्रॉपर सबसेट ऑफ बी और ए इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। देखिए इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, या इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। और यहाँ पर हम क्या पढ़ सकते हैं, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। दोनों कंडीशन यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं। तो ये दो कंडीशन दिया हुआ है, तो ये दोनों कंडीशन में से किस कंडीशन को यहाँ पर जो दिया हुआ है सेट वो फुलफिल करता है, उसी के अकॉर्डिंग वो लिखना है। मतलब कि ये सिंबल और इस सिंबल से हमको क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है कि कौन सा किस तरह का है। और उसके बाद आपको उसके जो आप दीजिएगा, मतलब क्या, जैसे अगर मान लीजिए कि आप लिख दिए यहाँ पर क्या ए इज सबसेट ऑफ बी, तो उसके फेवर में आपको क्या करना है, स्टेटमेंट भी लिखना है। क्या लिखना है, स्टेटमेंट। तो वही यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है 1 का ये 6 नंबर क्वेश्चन है, मतलब कि 1 का 6 नंबर क्यों लिखे यहाँ पर, क्योंकि जो डाउट का क्वेश्चन है वही हम क्लियर करा रहे हैं, जो डाउट का क्वेश्चन नहीं है उसको नहीं क्लियर कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो पहले क्लियर आपसे बन ही गया तो फिर यहाँ पर हम बताएंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है ए, जो एक सेट है, इसमें क्या दिया हुआ है, एक्स इज सच दैट, मतलब कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, मतलब कि एक्स जो है वो इस तरह से है कि वो क्या है, एक्स जितना है वो सब क्या है, इंटीजर दिया हुआ है। सेकंड आपको दिया हुआ है सेट कि एक्स सच दैट एक्स इज ए रेशनल नंबर, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि यह जो है रेशनल नंबर है। अब सोचिए देखिए कि जितना इंटीजर होता है वो सब के सब तो रेशनल नंबर में आता ही आता है। जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर इंटीजर हम लिखेंगे -1 -2 -3 और 0 1 2 3, तो आपको पता है कि जितना इंटीजर हो गया, 3 टाइप का इंटीजर होता है, तो सब इंटीजर जो हो जाएगा वो तो रेशनल नंबर में आएगा ही। क्यों, क्योंकि उसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन जितना रेशनल नंबर है वो सब जो है वो इंटीजर नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि ए जो है आपका, ए का एवरी एलिमेंट बी में आ रहा है, लेकिन बी का एवरी एलिमेंट ए में नहीं आ रहा है। मतलब कि बी आपका बड़ा हो गया और ए आपका क्या हो गया, छोटा हो गया। मतलब कि ए और बी यहाँ पर इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो है सिर्फ क्या होगा कि ए जो है आपका सब प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, किसका, बी का प्रॉपर सबसेट। क्यों, क्योंकि ए जो है छोटा है और बी जो है आपका क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ये वाला कंडीशन हो गया। अब ये क्यों हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिकॉज एवरी इंटीजर, जितना इंटीजर जो होता है इज और रेशनल नंबर, क्योंकि जितना इंटीजर होता है वो सब रेशनल नंबर होता है। ये हो गया। सेकंड है आपका, मतलब कि 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर, मतलब कि एक्स जितना है वो सब क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर में आपको पता है कि जितना रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होता है उस सब के सब को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। सेकंड है आपका एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और यहाँ पर दिया हुआ कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। जैसे अगर मान लें कि हम यहाँ पर लिखते हैं √-2, तो आपको पता है कि ये इमेजिनरी नंबर होता है, इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, क्योंकि ऐसा नंबर पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए रियल नंबर जो है और कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्मेट होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमको लिखना होता है तो उसको हम इस तरह के फॉर्मेट पर लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि a प्लस आई बी, ए प्लस आई बी का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि आई जो यहाँ पर हो गया क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया। तो इस तरह से इसका फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें रियल नंबर में, जैसे मान लीजिए कि रियल नंबर हमारे पास आ गया क्या, रियल नंबर हमारे पास मान लीजिए कि 3 है, क्या है, 3 है। तो क्या इसको हम इस फॉर्मेट पर लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो अगर ये 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 0, इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस आई इंटू 0, बी आई लिख दीजिए इसको हम आई भी नहीं, बी आई ही लिखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या इसको लिख सकते हैं 3 + 0, अगर हम 0 जोड़ेंगे 3 में तो 3 रहेगा। अब इसके साथ हम क्या लगाते हैं, आई लगाते हैं, क्या लगाते हैं, आई। तो क्या इसको हम इस फॉर्मेट में लिख दिए, तो हाँ लिख दिए। यहाँ पर ए का वैल्यू हो गया 3 हो गया, बी का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया 0 हो गया, और आई यहाँ पर आई हो गया। आई आपका क्या है, आपको पता है कि √, आई जो आपका होता है ये √-1 को क्या कहा जाता है, आई कहा जाता है। तो यहाँ से इस फॉर्मेट पर इसको हम लिख दिए, ठीक है। तो जितना आपका रियल नंबर है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई रेशनल नंबर है, जैसे मान लीजिए 2/3, इसको भी हम लिख सकते हैं 2/3 + 0 आई, तो इसको भी हम आयोटा वाले फॉर्म में लिख सकते हैं।
तो मतलब कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या हो जाएगा, तो जितना रियल नंबर हो जाएगा सब कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर जो हो जाएगा वो रियल नंबर में नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सोल्यूशन क्या हो जाएगा, तो ये ए सब बी में आ रहा है लेकिन बी सब ए में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर यही सिचुएशन आ जाएगा, ए या सबसेट ऑफ बी, ए या सबसेट ऑफ क्या हो गया, बी हो गया। या पढ़ सकते हैं कि ए या प्रॉपर सबसेट ऑफ बी बिकॉज एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि जितना रियल नंबर है सब कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में उसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके आगे 8 नंबर क्वेश्चन, एक्स सच दैट एक्स इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन प्लेन। आइसोसेलेस ट्रायंगल हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज को, मतलब कि वैसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड क्या होता है, इक्वल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। और सेकंड आपको जो दिया है उसमें दिया है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन सेम प्लेन। सेम प्लेन मतलब कि जिस प्लेन में ये है उसी प्लेन में ये है। तो यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पर क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। देखिए आइसोसेलेस में दो साइड इक्वल होता है, इक्विलेटरल में तीनों साइड इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आइसोसेल जो है इक्विलेटरल हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। आइसोसेल जो है वो इक्विलेटरल नहीं हो सकता है, आइसोसेल्स इक्विलेटरल नहीं हो सकता है। हाँ, इक्विलेटरल जो है आइसोसेल्स हो सकता है, क्यों, क्योंकि तीन साइड इक्वल है, तो इसमें तो कम से कम दो साइड इक्वल हम ले ही सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर दो साइड इक्वल है तो इसमें तीन साइड हम नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इस तरह से हम लिख सकते हैं कि ए जो हो जाएगा वो आपका सबसेट नहीं होगा, किसका, बी का। ए जो होगा वो बी का सबसेट नहीं होगा। अच्छा, अगर मान लीजिए कि ये कंडीशन अगर हमको नहीं दिया था तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते थे, तो यहाँ पर हम लिख सकते थे क्या, तो यहाँ पर हम लिख सकते थे कि बी जो है क्या है, एक मिनट नहीं, यहाँ पर हमको क्या लिखना है, हमको तो यहाँ पर दो ही कंडीशन दिया हुआ है कि ए जो है वो सबसेट होगा बी का, और हाँ यहाँ पर अगर ये कंडीशन नहीं दिया था तो हम क्या लिख सकते थे, तो हम यहाँ पर लिख सकते थे कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्यों लिख सकते थे, क्योंकि बी का जो एलिमेंट होगा वो ए में आएगा। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो तीन साइड इक्वल है, तो तीन साइड में तो दो इक्वल साइड हम ले ही सकते हैं, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल तो आ ही सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिए कि जितना इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो सब आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है, लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं हो सकता है। तो अगर ये दोनों कंडीशन नहीं दिया रहता तो हम ये कंडीशन ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर तो यही दोनों में से हमको चूज करना है, तो इसलिए ये कंडीशन हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बिकॉज isosceles triangle never becomes मतलब कि कभी भी ये जो है never becomes an equilateral triangle, मतलब कि कभी जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं हो सकता, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ए में आपको दिया है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए स्क्वायर इन ए प्लेन, मतलब कि ए जो है वो स्क्वायर इन ए प्लेन, मतलब कि एक प्लेन में जितना स्क्वायर है उसका ए सेट दिया हुआ है। बी में दिया हुआ है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द सेम प्लेन, मतलब यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर जो दिया है क्या, कि रेक्टेंगल का यहाँ पर सेट दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है स्क्वायर का। तो देखिए जितना स्क्वायर होता है वो सब रेक्टेंगल होता है, जितना स्क्वायर होता है सब क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, लेकिन सब रेक्टेंगल यहाँ पर स्क्वायर नहीं होता है, क्योंकि देखिए स्क्वायर और रेक्टेंगल का क्या डिफरेंस होता है कि अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए, और स्क्वायर में क्या होता है कि सब साइड इक्वल होना चाहिए। तो रेक्टेंगल की अगर मान लीजिए कि यहाँ पर रेक्टेंगल में दिया हुआ है कि अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए, तो जैसे मान लीजिए अगर हम ये रेक्टेंगल बनाते हैं तो ये साइड इसके इक्वल हो गया, ये साइड इसके इक्वल हो गया, ठीक है ना। अच्छा, स्क्वायर हम बनाते हैं तो स्क्वायर में मान लीजिए कि ये साइड इसके इक्वल हो गया, तो अपोजिट साइड यहाँ भी इक्वल है और ये अपोजिट साइड इसके भी इक्वल हो गया, तो रेक्टेंगल के कंडीशन को फुलफिल करता है, लेकिन ये स्क्वायर के कंडीशन को फुलफिल ये नहीं करता है। रेक्टेंगल वाला सिर्फ रेक्टेंगल को ही फुलफिल करेगा, स्क्वायर को नहीं करेगा। लेकिन स्क्वायर वाला जो कंडीशन है, स्क्वायर का कंडीशन यहाँ पर क्या है कि सब साइड इक्वल होना चाहिए, तो सब साइड यहाँ पर इक्वल है। रेक्टेंगल का क्या है कि अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए, तो स्क्वायर जो है दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसलिए स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है, लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम इस तरह से क्या देखेंगे, तो इस तरह से हम देखेंगे कि स्क्वायर का जितना ये सब एलिमेंट है सब किस में आ जाएगा, सब रेक्टेंगल वाला में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी, मतलब कि ए जो होगा वो बी का क्या होगा, सॉरी ए जो है वो प्रॉपर सबसेट होगा किसका, बी का। क्यों होगा, तो लिख देंगे बिकॉज
एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, कि जितना स्क्वायर है सब क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ए का मतलब कि जो सेट दिया हो, क्या दिया हुआ है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन प्लेन, मतलब कि यह जो सेट दिया हुआ है ए सेट में आपका क्या है कि जितना ट्रायंगल है वो प्लेन में जितना ट्रायंगल है उसका सेट दिया हुआ है। और सेट बी जो है एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन सेम प्लेन, यहाँ पर जो दिया हुआ है बी सेट, इसमें किसका सेट है, रेक्टेंगल का सेट है। तो देखिए यहाँ पे ट्रायंगल जो है और रेक्टेंगल, इसमें दो 3 साइड होता है, इसमें क्या साइड होता है, 4 साइड होता है। तो ये दोनों में क्या है, काफ़ी डिफरेंस है, ये कभी इक्वल हो ही नहीं सकता है कि ट्रायंगल एक अलग चीज़ हो गया, एक अलग पॉलीगॉन हो गया, रेक्टेंगल एक अलग हो गया। तो यहाँ पर जो है ये सेट नहीं होगा, मतलब कि ये क्या होगा, इसमें जो दोनों कंडीशन हमको दिया हुआ था चूज करने वाला कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा क्योंकि इसका एक भी एलिमेंट इसमें नहीं आएगा और ना इसका एक एलिमेंट इसमें आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सॉरी ये था यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि ए इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, या ए, या लिख सकते हैं या इसी को बोल सकते हैं क्या कि ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। क्यों नहीं होगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बिकॉज एलिमेंट ऑफ सेट ए डज नॉट कंटेन इन सेट बी, मतलब कि ए का जो एलिमेंट है वो बी में कंटेनिंग नहीं कर रहा है, मतलब कि वो बी में नहीं आ रहा है, इसलिए कंडीशन फुलफिल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, मतलब कि इवन नेचुरल नंबर है। इवन नेचुरल नंबर का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, 2 4 6 8 हो गया, यहाँ पर आगे 10 12 इस तरह से होगा। लेस देन 8, मतलब यहाँ पर दिया हुआ कि लेस देन 8 मतलब कि 8 से हमको छोटा ही लेना है, 8 से क्या लेना है, छोटा लेना है, 8 से बड़ा नहीं ले सकते हैं और 8 के इक्वल भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है लेस देन 8। और सेकंड जो आपका सेट दिया है उसमें क्या दिया हुआ है, x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, मतलब कि x जो है यहाँ पर नेचुरल नंबर है विच डिवाइड्स 32, तो 32 को वो नंबर डिवाइड्स कर रहा है, मतलब कि यहाँ पर डिवाइड्स 32 का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि 32 का डिवाइडेड है, मतलब कि 32 का हमको क्या लेना है, फैक्टर। तो पहले दोनों को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ए को हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो ए को हम लिख सकते हैं नेचुरल नंबर लेस देन 8 है, नेचुरल नंबर इवन नेचुरल नंबर क्या लिखा हुआ है, इवन नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 4 6 इतना ही हो जाएगा, 8 को नहीं ले सकते हैं क्योंकि लिखा हुआ है लेस देन 8। और बी को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, बी को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं 32 का जो क्या होगा, डिवाइजर होगा, मतलब कि जो फैक्टर होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है विच डिवाइड 32, मतलब 32 को डिवाइड करने वाला नंबर। तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो जितना जो यहाँ पर हो गया ये किसका फैक्टर हो गया, तो ये सब फैक्टर जो है हो गया किसका, 32 का। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों में क्या है। तो देखिए ए का जो एलिमेंट है 2 और 4 बी में आ रहा है, लेकिन 6 यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो आपको पता है कि एक भी एलिमेंट अगर बी में नहीं आएगा तो वहाँ पर वो सबसेट नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या कंडीशन हो जाएगा कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी बिकॉज एलिमेंट 6 डज नॉट बिलोंग्स टू इसका मतलब हो गया क्या, डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। क्या हो जाएगा, सेट बी, मतलब कि अगर ये 6 बिलोंग अगर करता है इसमें तब तो ये सबसेट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 6 जो एक जैसे 2 और 4 बिलोंग कर रहा है लेकिन 6 बिलोंग नहीं कर रहा था। यहाँ पर हम क्या लिख दिए, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी बिकॉज 6 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो था वो कंप्लीट हो गया। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि एग्जामिन विद एग्जाम, मतलब कि आपको क्या करना है, जांच करना है कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, मतलब कि जो स्टेटमेंट आपको दिया है वो ट्रू है या फॉल्स है, ये हमको जांच करना है। देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पहला, मतलब 2 का ये 5 नंबर है, एक्स सच दैट एक्स, मतलब कि एक्स इस तरह से है, एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, मतलब कि एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है किसे, डब्ल्यू से, मतलब कि होल नंबर से। और यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 5 और इक्वल दिया हुआ है ये 5 किया, मतलब कि यह जो सेट व्हीलर फॉर्म में जो लिखा हुआ है यह जो है ये क्या है, ये नल सेट है। नल सेट मतलब क्या, एम्प्टी सेट है। ये दोनों इक्वल है या नहीं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो पहले इसका एलिमेंट हम निकालेंगे। इसका एलिमेंट अगर हमको आ जाएगा कि एक भी एलिमेंट इसमें नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो देखिए एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पर हम इसको सोल्व अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 5
मतलब कि x का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 0 आ गया, मतलब कि यह जो सेट बिल्डर फॉर्म है इसमें एक एलिमेंट आ जाएगा क्या, 0 आ जाएगा। ये क्या आ गया, एक यहाँ पर 0 आ गया। तो इसलिए एक एलिमेंट अगर आ गया तो ये क्या हो गया, सिंगलटन सेट हो जाएगा। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नल सेट दिया हुआ है, तो इक्वल है तो नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट है। नेक्स्ट है आपका a, b, a, b, a, b डॉट डॉट दिया हुआ है, इज एन फाइनाइट सेट। एक मिनट, इज एन फाइनाइट सेट, इज एन इनफाइनाइट सेट लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, इज एन इनफाइनाइट सेट। मतलब यहाँ पर दिया हुआ है कि यह इनफाइनाइट सेट है। तो देखिए सेम नंबर रिपीट करके लिखना सेट में अलाउ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि 3,4 3,4 3,4 हम इस लिखते जाएं और आगे डॉट डॉट तक दे दे, तो यह कोई मतलब नहीं है। आपको पता है कि सेट का रूल ही होता है कि उसमें जो एलिमेंट होता है उसको हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो रिपीट डज नॉट अलाउ होता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर वही रिपीट करके लिखा है। हमको यहाँ पर देख रहा है कि दो ही यहाँ पर जो क्या है एलिमेंट है उसी को रिपीट कर रहा है। मतलब कि इस जो सेट दिया है इसमें दो ही एलिमेंट है, ए और बी, तो ए और बी ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट सेट नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फॉल्स। मतलब कि यह जो सेट है आपका क्या है, फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल सर्किल ऑफ यूनिट रेडियस इन ए प्लेन। मतलब कि ए जो है एक सेट है जिसमें जितना सर्किल है, कैसा सर्किल होना चाहिए, तो यूनिट रेडियस वाला। यूनिट रेडियस का मतलब क्या हो गया कि उसका रेडियस 1 होगा, 1 यूनिट होगा। 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है, 1 डेसीमीटर हो सकता है। 1 यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यूनिट होना चाहिए, यूनिट रेडियस, ठीक है। यूनिट रेडियस का मतलब कि रेडियस क्या होना चाहिए, 1 यूनिट होना चाहिए। बी क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल सर्किल इन द सेम प्लेन देन मतलब कि बी जो आपका दिया हुआ सेट क्या चीज का है, ऑल सर्किल्स इन द सेम प्लेन। मतलब कि जितना सर्किल होगा, चाहे वो सर्किल 1 सेंटीमीटर का हो, चाहे वो सर्किल 2 सेंटीमीटर का हो, चाहे 3 सेंटीमीटर का हो, चाहे 10 सेंटीमीटर का हो, 10 मीटर का हो, 10 किलोमीटर का हो, तो यहाँ पर जितना सर्किल होगा सब यहाँ पर सर्किल होगा, सब सारे टाइप का सर्किल यहाँ पर होगा। लेकिन सेट ए में क्या है, तो सेट ए में सिर्फ यूनिट सर्किल होगा। तो मतलब कि इसका जो यूनिट सर्किल है वो तो इसमें आ जाएगा, लेकिन इसमें नहीं जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, तो ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए जो हो जाएगा वो प्रॉपर सबसेट हो जाएगा किसका, बी का। और यहाँ दिया हुआ भी है कि देन ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो यह स्टेटमेंट क्या है, तो यह स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ट्रू है, ट्रू है। तो ये हो गया आपका, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 12 नंबर आपका क्वेश्चन है, ये 13 है। 12 में दिया हुआ है प्रूफ दैट, मतलब कि आपको प्रूफ करना है, प्रूफ करना है आपको क्या, प्रूफ। आपको पहले दिया हुआ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब कि ए जो है बी का सबसेट है। नेक्स्ट आपका कि बी इज अ सबसेट ऑफ सी, मतलब कि बी जो है वो सी का सबसेट है। एंड सी इज अ सबसेट ऑफ ए, मतलब कि ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है और सी जो है ए का सबसेट है। तो हमको यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, तो हमको प्रूफ करना है कि ए जो होना चाहिए वो सी के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। फिर से बात को समझिएगा कि आपको 3 सेट यहाँ पर दिया हुआ है, ए बी और सी, और दिया हुआ यहाँ पर कि ए जो है वो बी का सबसेट है, बी जो है सी का सबसेट है और सी जो है वो ए का सबसेट है। तो हमको यहाँ पर प्रूफ करना है कि ए और सी, मतलब कि सेट ए और सेट सी दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल सेट यहाँ पर होना चाहिए। यही बात को हमको यहाँ पर प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, गिवन दैट आपको दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ है ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी एंड सी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो अगर हम ये दोनों कंक्लूजन पर ध्यान दें, मैंने कि ये दोनों पर अगर हम ध्यान दें, अब चाहे तो ये दोनों से भी निकाल सकते हैं, तो हम ये पहले दोनों से ही निकालते हैं। तो देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो अगर ए जो है वो बी का सबसेट है और बी जो है वो सी का सबसेट है, ए जो है वो बी का सबसेट है और बी जो है सी का सबसेट है, तो दोनों में अगर हम देखेंगे तो कॉमन यहाँ पर क्या हो रहा है, बी, कॉमन यहाँ पर क्या हो रहा है, बी। इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो होगा सबसेट होगा किसका, सी का, ए जो होगा वो सबसेट होगा किसका, सी का। अब कैसे होगा तो समझिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ए और बी की जगह हम कोई नंबर अगर मानते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मान लीजिए कि हम मान लिए कि 4 जो है वो क्या है, बड़ा है 3 से, या हम इस तरह से लेते हैं, छोटा ही करके लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको पता है कि 2 जो है वो छोटा है किससे, 3 से। 2 जो है वो छोटा है किससे, 3 से है। 2 जो है वो छोटा हो गया 3 से, और 3 जो है वो छोटा है किससे, 4 से।
ध्यान से बात को समझिएगा कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब कि ए जो है वो बी का सबसेट है। तो यहाँ से हमको ये पता चल रहा है, यहाँ से हमको सिर्फ इतना पता चल रहा है कि एवरी एलिमेंट जो है ए का वो बी में है, लेकिन हमको ये पता नहीं चल रहा है कि बी का एवरी एलिमेंट ए में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये हमको पता नहीं चला है प्रॉपर, ये हमको सबसेट के डेफिनेशन से पता नहीं चलता है, प्रॉपर सबसेट के डेफिनेशन से हमको पता चलता है। तो प्रॉपर सबसेट अगर होता तो क्या होता कि ए का एवरी एलिमेंट बी में होता और बी का एवरी एलिमेंट होता ए में। नहीं सॉरी, गलत हो गया। हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्रॉपर सबसेट का जो होता है उसमें क्या होता है कि इतना हमको पता है कि अगर ए जो है वो सबसेट है, अगर बी का, ए जो है सबसेट है बी का, तो ए का एवरी एलिमेंट तो बी में होगा, लेकिन हमको इससे ये पता नहीं चलता है कि बी का टोटल एलिमेंट ए में है या नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्लियर अगर हमको दिया रहता है कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, अगर यहाँ पर हमको दिया रहता है कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए का एवरी एलिमेंट बी में है लेकिन बी का एवरी एलिमेंट ए में नहीं है, मतलब कि ए यहाँ पर छोटा है, बी यहाँ पर क्या है, बड़ा है। लेकिन हमको यहाँ पर ये पता नहीं है कि ए तो हमको यहाँ पर इतना से हमको ये पता चला है कि ए छोटा है बी से, लेकिन हो भी सकता है कि ए बराबर भी हो सकता है बी के। तो हमको ये दोनों बराबर है या नहीं ये हमको यहाँ पर अभी पता नहीं चल रहा है। उसी तरह से यहाँ पर क्या है कि बी इज अ सबसेट ऑफ सी, इसका मतलब क्या हुआ कि बी का एवरी एलिमेंट सी में है, लेकिन सी का एवरी एलिमेंट बी में है या नहीं ये हमको पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मान ली, तो हम यहाँ पर क्या किए कि हम इसको कर लिए 2, इसको हम कर लिए 3 और इसको हम कर लिए 4, मतलब कि ए को मान लिए 2, बी को मान लिए 3 और सी को मान लिए 4। तो यहाँ से क्या कंडीशन हम निकाल सकते हैं कि दो जो है, मतलब कि दो को हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं ए और यहाँ पर हम मान लेते हैं बी। तो हमको यहाँ पर क्या पता है कि ए जो है छोटा है किससे, बी से। ठीक है, उसी तरह से इसको और हम बी लिखेंगे और इसको और हम सी लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या पता है कि बी जो है वो छोटा है किससे, सी से। तो आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ए जो होगा वो छोटा होगा किससे, सी से। मतलब कैसे, तो देखिए 2 3 से छोटा है, 3 4 से छोटा है, तो 2 जो होगा 4 से तो छोटा होगा ही होगा, 2 जो है 4 से तो छोटा होगा ही होगा। मतलब यहाँ पर क्या आप समझे, तो यहाँ पर आप समझे ये कि ए जो होगा वो सबसेट होगा किसका, सी का। यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि ए जो होगा सबसेट होगा किसका, सी का। और हमको गिवन है एक कंडीशन और कि सी जो है वो सबसेट है किसका, ए का। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम क्वेश्चन, फ्रॉम क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि सी इज अ सबसेट ऑफ ए। अब देखिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, दोनों तरफ से बात देख रहे हैं कि ए जो है वो सी का सबसेट है और सी जो है ए का सबसेट है। जैसे आप पढ़े होंगे कि ए जो है वो बी का सबसेट है, इससे 1-2 दिन पहले क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन नंबर आपका जो थ्योरम नंबर 14 था उसी में हम प्रूफ किए थे कि ए अगर बी का सबसेट है और बी अगर ए का सबसेट है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी दोनों सेट क्या होगा, इक्वल होगा। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि ए जो है सी का सबसेट है और सी जो है ए का सबसेट है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, तो यहाँ से कंक्लूजन निकला क्या कि ए जो होगा वो सी के क्या होगा, इक्वल होगा। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये हो गया प्रूफ, इसको हम देते हैं मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिया हुआ फॉर एनी सेट ए, मतलब कि सेट ए कोई सेट हो सकता है, एनी सेट ए लिखा हुआ है, यहाँ ए के बदले दूसरा कोई भी सेट हो सकता है। मतलब कि ए यहाँ पर हम कोई सेट ले सकते हैं, नल सेट ले सकते हैं, इक्वल सेट ले सकते हैं, फाइनाइट सेट ले सकते हैं। तो दिया हुआ है प्रूव दैट ए इज ए सबसेट ऑफ क्यू, सॉरी क्यू नहीं, यहाँ पर क्या है, फाई है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, फाई। मतलब कि फाई मतलब यहाँ पर क्या हो गया, नल सेट हो गया, या कह सकते हैं कि एम्प्टी सेट है। मतलब यहाँ पर दिया हुआ है कि ए जो है वो सबसेट है किसका, फाई सेट का, और जिसको हम क्या पढ़ेंगे, तो इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल फाई, मतलब कि ए जो होगा वो फाई के क्या होगा, इक्वल होगा। ए जो होगा फाई के क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब कि हमको ये कंडीशन क्या करना है, प्रूफ करना है। ये कंडीशन हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम यहाँ दोनों कंडीशन से लेंगे, पहले हम केस 1 से लेते हैं, उसके बाद केस 2 से। तो यहाँ पर हम पहले लेट क्या कर लेते हैं, तो लेट कर लेते हैं लेट ए इज ए सबसेट ऑफ फाई। यहाँ पर हम लेट क्या किए कि ए जो है वो सबसेट है किसका, फाई का। ए जो है वो सबसेट है फाई का। तो यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूजन निकलेगा कि ए जो है अगर सबसेट है फाई का, तो आपको पता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, ए इज अ सबसेट ऑफ, यहाँ पर एम्प्टी सेट लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, एम्प्टी सेट की। एम्प्टी सेट का क्या है, सबसेट है। और आपको पता है कि एम्प्टी सेट का एक ही सेट होता है, एम्प्टी सेट का एक ही सबसेट होता है। एम्प्टी सेट का क्या होता है, एक ही सबसेट होता है, जो क्या होता है, वो अपने आप होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हेंस ए इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो गया, ए इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया। मैंने पहला कंडीशन को लेकर चले कि ए इज ए सबसेट ऑफ फाई, मतलब कि ए जो हो गया क्या हो गया, फाई का
सबसेट हो गया। फाई यहाँ पर क्या है, एम्प्टी सेट है, तो यहाँ पर हम लिखे ए इज ए सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट, जो लिखा हुआ है यहाँ पर वही हम बात लिखे, ठीक है। और आपको पता है कि अगर फाई सेट का ये ए जो है वो फाई का क्या है, सबसेट है। फाई का क्या है, सबसेट है। और आपको पता है कि फाई का एक ही सेट होता है। फाई का अगर मान लीजिए कि इसको हम एक के बदले दूसरा कोई अगर हम सेट लिखेंगे तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फाई ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये फाई सेट का एक ही सबसेट होता है जो अपने आप होता है, दूसरा कोई नहीं होता है। फाई का जो सबसेट होता है वो अपने आप होता है और फाई का एक ही सबसेट होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या पता चल गया कि ए जो हो गया वो फाई के क्या हो गया, इक्वल हो गया। अच्छा, इसी के हम दोबारा जो दूसरा जो आपका क्या है साइड दिया हुआ है ए इज इक्वल टू फाई, इसको अगर हम लेके चलेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ से हम लेके चल सकते हैं नाउ लेट ए इज इक्वल टू फाई, मतलब कि ए जो है वो क्या है, फाई के इक्वल है। जब सेट ए जो है वो फाई के इक्वल है तो यहाँ पर इसका अगर हम सबसेट लिखेंगे तो आपको पता है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब कि कोई भी अगर सेट होता है तो वो अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता ही होता है। मतलब कि ए जो होगा वो सबसेट होगा किसका, तो फाई का सबसेट होगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब कि कोई भी अगर सेट है तो वो अपने आप का सेट होगा, वो अपने आप का सबसेट होगा ही होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, फाई। ए इज अ सबसेट ऑफ फाई। अब यहाँ पर ये दोनों कंक्लूजन को अगर हम मिला देते हैं, ये कंक्लूजन को और यहाँ जो कंक्लूजन निकला है, सो मतलब कि यहाँ पर जो प्रूफ है और यहाँ पर प्रूफ, दोनों को अगर हम मिला देंगे तो यही हमारा प्रूफ बनेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हेंस ए इज अ सबसेट ऑफ फाई इफ एंड ओनली इफ ए, सॉरी अच्छा पहले ये आया था कंडीशन तो इसको हम पहले लिख देते हैं, इसे आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर है नहीं। ए जो है होगा वो फाई के इक्वल होगा इफ एंड ओनली इफ ए इज अ सबसेट ऑफ फाई, मतलब कि नल सेट जो होगा वो अपने आप का जब क्या होगा, नल सेट जो होगा अपने आप का ही सबसेट होगा, मतलब कि दोनों सेट यहाँ पर ए और फाई क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो ए में हम दूसरा कोई भी अगर सेट लेते हैं अगर हम, तो वो नल सेट ही होगा और वो अपने आप का क्या होगा, अपने आप का सबसेट होगा, ठीक है। तो आज के लिए हम 13 तक ही क्वेश्चन करते हैं। इसके आगे का जो क्वेश्चन डाउट का है वो हम अगले दिन करेंगे, मतलब कि कल करेंगे, ठीक है।